हेलो एवरीवन। हम जो है आज जेनेटिक्स का सेकंड चैप्टर जो हम स्टडी करेंगे, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इसमें हम डीएनए के बारे में स्टडी करेंगे और डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हुए, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। आरएनए वर्ल्ड के बारे में स्टडी करेंगे, रेप्लिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन और रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के बारे में डिटेल में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है, इसके बारे में भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो डीएनए क्या होता है कि डीएनए जो होता है, जैसे एट द टाइम ऑफ मेंडल, ठीक है, आपको पता है कि मेंडल ने जीन के लिए क्या बोला था बेटा, फैक्टर बोला था। तो उस टाइम पे जो आपके फैक्टर जो होते हैं किसी भी जो है बिहेवियर को, किसी भी करेक्टर को करते हैं बेटा, रेगुलेट करते हैं। तो बाद में जो है न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी हो गई। और न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये दो टाइप का होता है, आपने याद रखना है। ठीक है, दैट इज डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप का होता है, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए को हम क्या बोलते हैं बेटा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, और आरएनए को हम क्या बोलते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड जो होती है। ये दो टाइप का न्यूक्लिक एसिड जो है, जो हमारे सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होते हैं कि जितने भी न्यूक्लिक एसिड हैं बेटा, ये पॉलीमर्स हैं। किसके हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के जो है ये पॉलीमर्स होते हैं। जैसे हमारे बॉडी में सेल्स क्या करती हैं, सेल्स टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू क्या करते हैं ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। वैसे ही अगर सेल के अंदर देखा जाए तो इसमें बहुत सारे जो होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन जो होते हैं वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो मोनोसैकेराइड से मिलकर बनते हैं। उसके बाद वैसे ही आपका जो डीएनए है, आरएनए है, ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर जो है बनते हैं। इसलिए हम किनको क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलेंगे, या राइबो न्यूक्लिक एसिड इसको हम बोलते हैं। तो डीएनए जो होता है वो एक जेनेटिक मटेरियल है। आपके जितने भी मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म है उनमें डीएनए क्या करता है, वो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है ना, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म में। लेकिन आरएनए जो होता है, आपके मैक्सिमम वायरसेस ऐसे हैं जिनमें आरएनए क्या होता है, उनमें क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल आरएनए जो होता है जेनेटिक मटेरियल का ही काम करेगा। आपका आरएनए जो होता है वो मैसेंजर आरएनए का भी काम करेगा, वो ट्रांसफर आरएनए का भी काम करेगा, और आपके राइबोसोमल आरएनए का भी काम करेगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है, इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्नड द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ जेनेटिक बेसिस ऑफ सच पैटर्न। आपको पता है कि मेंडल ने क्या बोला था, इन सारे जो इनहेरिटेंस को हमारे रेगुलेट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं, जो कि पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस जो होते हैं रेगुलेट करते हैं। लेकिन उनका जो प्रॉपर वे में जो पूरा जो क्लियर नहीं था कि कैसे जो है रेगुलेट करते हैं। उसके बाद जो जब आपकी बहुत डिटेल स्टडी हुई प्यूटेटिव जेनेटिक मटेरियल के ऊपर, तो वही चीज़ है कि यहाँ पे जो है हमें जो है दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड देखने को मिलते हैं। नंबर 1 डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, दैट इज अ जेनेटिक मटेरियल एट लीस्ट फॉर द मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। इन क्लास 11 में हमने इसके बारे में डिटेल में स्टडी किया हुआ है कि न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं ये किसके बने होते हैं बेटा, न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। ठीक है, उसी तरह डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड जो होती हैं, ये दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड है जो कि लिविंग सिस्टम में क्या किए जाते हैं, पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन द लिविंग सिस्टम। डीएनए जो होता है इट एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और आरएनए थ्रू इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ जेनेटिक मटेरियल। सम वायरसेस में ये भी क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, और मोस्टली जो होता है क्या फंक्शन करता है, एज ए मैसेंजर का काम ही करता है। आरएनए के पास एडिशनल रोल भी होता है, ये अडेप्टर, स्ट्रक्चरल और जो कैटालिटिक मॉलिक्यूल के बारे में भी क्या करेगा, मॉलिक्यूल का रोल भी प्ले करेगा। तो आपके जो आरएनए है ना बेटा, वो आरएनए जो होता है वो 3 टाइप के होते हैं। पढ़ेंगे इनके बारे में हम डिटेल में कि आपका जो एक टीआरएनए है, ठीक है, ट्रांसफर आरएनए, जो कि एडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करेगा। ठीक है, उसके बाद एक होता है एमआरएनए, ठीक है, एमआरएनए होता है मैसेंजर आरएनए, और उसके बाद होता है आपका आरआरएनए जो होता है, जो कि आपके राइबोसोमल आरएनए, जो कि प्रोटीन फैक्ट्री में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये जो एंजाइमेटिक रोल भी ये प्ले करता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, उसकी रेप्लिकेशन कैसी होती है। जब डीएनए अपनी कॉपी बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। जब डीएनए से क्या बनेगा, आपका एमआरएनए बनेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। जब एमआरएनए से आपकी प्रोटीन फॉर्मेशन होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांसलेशन, उसको हम बोलेंगे। ठीक है, तो ये सारे, और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, रेगुलेशन के कुछ मेथड हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे बेटा, यहाँ पे हम रेप्लिकेशन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, आपके जो ट्रांसक्रिप्शन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है,
ट्रांसक्रिप्शन और आपका जो है मतलब ट्रांसलेशन के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है, ट्रांसलेशन के बारे में स्टडी करेंगे और जीन रेगुलेशन जो है कैसे होता है उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये चार जो हैं इस चैप्टर के मेन टॉपिक है। सबसे पहले आपको डीएनए के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो चार जो मेन टॉपिक आपके रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और जीन रेगुलेशन के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में भी पढ़ेंगे और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में भी डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो लेट अस बिगिन our discussion by first understanding the structure of the most interesting molecule in the living system, that is DNA। तो हम DNA के बारे में प्रॉपर जो मतलब स्टडी अब करेंगे, ठीक है। एक डीएनए इन सब्सिक्वेंट सीक्वेंसेस में सेक्शंस में हम क्या पढ़ेंगे कि क्यों जो है मतलब मोस्ट अबंडेंट जेनेटिक मटेरियल है और इसका रिलेशनशिप क्या होता है आरएनए के साथ, उसके साथ हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो डीएनए क्या होता है बेटा, देखो डीएनए जो होता है ये आपका लॉन्ग पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। और डीएनए क्या है बेटा, ये आपका जो मतलब मैक्रो मॉलिक्यूल का काम करता है। ये भी आपने याद रखना है कि डीएनए जो है क्या होता है, मैक्रो मॉलिक्यूल होता है जिसके पास क्या होते हैं, दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होते हैं जो कि एंटी पैरेलली क्या करते हैं, रन करते हैं। और दोनों जो होते हैं एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा क्या होते हैं, वो लिंक होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैंने आपको यहाँ पे बना के बताऊं, ठीक है, तो आपका डीएनए में क्या होते हैं, दो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं और दोनों के बीच में क्या होता है, आपके हाइड्रोजन बॉन्ड जो मतलब प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या है कि लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स है। और अगर हम यहाँ पे डीएनए के अंदर क्या होता है, दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होते हैं, किसके बने होते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं जो कि एंटी पैरेलली क्या करते हैं, रन करते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जो होते हैं मतलब इनके बेसिस के बीच में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनमें जो है चार टाइप के आपके न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, दैट इज एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक है, एडेनाइलिक एसिड, ठीक है, साइटिडाइलिक एसिड होगा, ठीक है, और आपका जो मतलब थायमिडाइलिक एसिड होगा, उसके बाद जो ग्वानालिक एसिड होगा। ये चार टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हम लेंथ ऑफ डीएनए कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो अगर आपने लेंथ ऑफ डीएनए को कैलकुलेट करना है तो जितने उसमें न्यूक्लियोटाइड होंगे उसकी लेंथ होगी, या जितने उसमें बेस पेयर प्रेजेंट होंगे तो वही क्या होती है, उसकी लेंथ होती है। तो लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड और पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेफर टू एज ए बेस पेयर। जितने उसमें बेस पेयर होंगे या जितने उसमें न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होंगे उन्हीं वो क्या करती है, उसकी लेंथ को दर्शाती है। जैसे हर एक ऑर्गेनिज्म में डीएनए की लेंथ का क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है, प्रॉपर्टी जो मतलब स्पेसिफिक होती है। जैसे हम बैक्टीरियोफेज में देखते हैं, जैसे आपके पास साई इंटू 174 दे रखा है बेटा, साई इंटू 174 में जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज आरएनए। और आरएनए कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो इसमें कितने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, इसमें बेस पेयर लेते हैं इसमें हम, क्योंकि ये सिंगल स्टैंड है। तो यहाँ पे 5386 जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं आपके किसमें, साई इंटू 174 आपके जो मतलब इस वाले बैक्टीरियोफेज में। उसी तरह लैम्डा वाले में कितने होंगे, लैम्डा में क्या होता है, बैक्टीरियोफेज जो लैम्डा होता है उसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल क्या होता है, आपका जो मतलब जेनेटिक मटेरियल होता है। तो उसमें 48,502 जो होते हैं बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह कुलाई में कितने होते हैं, 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर होते हैं। और हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए में कितने होते हैं, 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर जो होते हैं मतलब प्रेजेंट होते हैं। अगर यहाँ पे डिप्लॉयड कंटेंट पूछ लिया जाएगा तो 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर जो होते हैं मतलब हमारे डिप्लॉयड कंटेंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी अकॉर्डिंग देखो, हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो डीएनए क्या है, एक लॉन्ग पॉलीमर है, किसका, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का है। और लेंथ ऑफ डीएनए जो होती है यूजली क्या वो दिखाई जाती है बेटा कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो बेस पेयर की फॉर्म में या न्यूक्लियोटाइड के बेस पेयर में इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हर एक न्यूक्लियोटाइड की जो लेंथ होती है, ठीक है, डीएनए की जो लेंथ होती है कैरेक्टरिस्टिक होता है ऑर्गेनिज्म का। जैसे बैक्टीरियोफेज में, ठीक है, किसको हम क्या बोलेंगे, इसमें साई इंटू 174 में कितने जो है न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, 5386, ठीक है। ऑब्वियसली इसके पास आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है तो ऑब्वियसली ये सिंगल स्ट्रैंड है। तो यहाँ पर जब सिंगल स्ट्रैंड होगा तो उसमें न्यूक्लियोटाइड ही हम देखते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे बैक्टीरियोफेज लैम्डा है उसमें कितने हैं, 48,502 जो होते हैं बेस पेयर्स, क्योंकि डबल
स्टैंडर्ड है। ईस्टर कोलाई के पास भी डीएनए होता है, 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर्स होते हैं, और हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए जो होता है ह्यूमन डीएनए में पास कितने हैं आपके 3.3 × 10⁻9 बेस पेयर जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। देखो क्या होता है कि एक आपको पता है कि डीएनए में क्या है, डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक न्यूक्लियोटाइड के पास क्या होते हैं बेटा, 3 कंपोनेंट होते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड के पास क्या होते हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1 इज कॉल्ड एज अ नाइट्रोजन बेस, एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज द पेंटोज शुगर, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज द फॉस्फोरिक एसिड। इसमें आपका एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो किसका बना होता है बेटा, वो पेंटोज शुगर उसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन बेस जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड जो होता है प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर हम पेंटोज शुगर की बात करें तो आप में डीऑक्सी राइबोज पेंटोज शुगर प्रेजेंट होती है, और आपके आरएनए में जो है मतलब राइबोज नाम की जो मतलब पेंटोज शुगर प्रेजेंट होती है। तो आपके डीऑक्सी राइबोज कहाँ प्रेजेंट होती है, डीएनए में प्रेजेंट होती है, और आपकी जो मतलब राइबोज होती है कहाँ प्रेजेंट होती है, आरएनए में जो है मतलब प्रेजेंट होती है। ये भी आपने याद रखना है, ये भी आपके एग्जाम में जो मतलब क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नाइट्रोजन बेसिस के बारे में बात करें तो ये 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। ये आपका जो मतलब 2 टाइप के होंगे। नंबर 1 इज कॉल्ड एज द प्यूरिन, एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज द आपका पिरिमिडिन हम बोलेंगे। प्यूरिन में क्या होता है बेटा, ये 9 मेंबर रिंग जो होता है आपका प्यूरिन प्रेजेंट होता है। इसमें जो है मतलब उस रिंग में जो मतलब आपके नाइट्रोजन जो होती है 1379 पोजीशंस के ऊपर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और ये 2 टाइप के होते हैं, एडेनिन और ग्वेनिन जो होते हैं, ये 2 टाइप के प्यूरिन है जो कि नाइट्रोजन बेसिस के रूप में प्रेजेंट होते हैं। उसी तरह प्रिमडिन के बारे में हम स्टडी करते हैं, तो वहाँ पे प्रिमडिन जो होती है उसमें साइटोसिन होता है, यूरेसिल होता है, थायमिन होता है, और साइटोसिन जो होता है दोनों में प्रेजेंट होता है। आपके डीएनए में भी साइटोसिन प्रेजेंट होता है, आपके आरएनए में भी जो मतलब प्रेजेंट होता है। थायमिन जो होता है, ये थायमिन जो होता है ये आपके डीएनए में ही प्रेजेंट होता है। थायमिन जो होता है ना बेटा, वो डीएनए में ही प्रेजेंट होता है। और यूरेसिल जो होता है, केबल और केबल जो होता है आपके आरएनए में प्रेजेंट होता है एट द प्लेस ऑफ थायमिन, ठीक है। उसके बाद फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, और फॉर्मूला ऑफ फॉस्फोरिक एसिड इज H3PO4, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी वजह से क्या होता है कि हमारा डीएनए जो होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, और साथ में उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ड्यू टू फॉस्फेट उसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो कैसे मतलब आपका न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन होती है। आपकी शुगर और नाइट्रोजन बेस जब आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, आपका जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा, ठीक है। जब आपकी शुगर मॉलिक्यूल और आपका जो मतलब यहाँ पे जो मतलब नाइट्रोजन बेस है, चाहे एडेनिन है, चाहे ग्वानिन है, चाहे साइटोसिन है, चाहे साइटोसिन है, चाहे आपका थायमिन है, चाहे आपका यूरेसिल्स है, ठीक है। ये जब ये आपकी शुगर के साथ कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, न्यूक्लियोसाइड बनेगा। जैसे मान लो कि आपने जो है मतलब डीएनए में क्या न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा, डीऑक्सी राइबोज शुगर क्या करेगी, कंबाइन करेगी किसके साथ, एडेनिन के साथ, तो क्या बन गया, डीऑक्सी एडिनोसाइन बन गया। क्या बन गया, डीऑक्सी एडिनोसाइन बन गया। तो ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। जब इस डीऑक्सी एडिनोसाइन के साथ जब फॉस्फोरिक एसिड जो है मतलब क्या करेगा, बाइंड करेगा, तो क्या बन जाएगा, डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड ये बन जाएगा, ठीक है। वो क्या बनाते हैं, आपका न्यूक्लियोटाइड बनाता है। तो जब शुगर, नाइट्रोजन बेस और साथ में फॉस्फेट जो होता है वो क्या करेगा, फॉस्फोरिक एसिड ज्वाइन कर जाता है, तो क्या बनता है, आपका न्यूक्लियोटाइड बनता है। आपने ये याद रखना है, ठीक है। और ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जब आपस में ज्वाइन करते हैं तो आपके पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बनती है और आपका डीएनए की फॉर्मेशन होती है। और साथ साथ में आरएनए भी वैसे ही बनेगा। आपके आरएनए में क्या होगा, केवल और केवल राइबोज शुगर होगी। राइबोज जब ज्वाइन करेगा किसके साथ, आपके नाइट्रोजन बेसिस के साथ, तो क्या बनेगा, आपका जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा। जब फॉस्फोरिक एसिड उसके साथ ज्वाइन करके तो क्या बनेगा, वहां पे न्यूक्लियोटाइड बनेगा, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियोटाइड के पास क्या होते हैं बेटा, यहाँ पे अब एनसीईआरटी को हम स्टडी कर रहे हैं कि लेट अस रिकैप्सुलेट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए और आरएनए। एक न्यूक्लियोटाइड के पास क्या होते हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, नंबर 1 इज नाइट्रोजन बेस होगा, एक पेंटोज शुगर होगी, राइबोज आपके आरएनए के केस में होगी, और डीऑक्सी राइबोज होती है आपकी डीएनए के
केस में होगी, एंड फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, दो टाइप के नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होते हैं। नंबर वन इज कॉल्ड एज अ प्यूरिन, एडेनिन एंड ग्वानिन, और प्रिमिडिन जो होता है वो आपका साइटोसिन एंड यूरेसिल एंड थाइमिन जो होता है प्रेजेंट होता है। साइटोसिन जो होता है इट इज कॉमन फॉर बोथ आरएनए एंड डीएनए, एंड थाइमिन इज प्रेजेंट इन ओनली इन डीएनए। यूरेसिल जो होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके जो मतलब आरएनए की में प्रेजेंट होता है एट द प्लेस ऑफ थाइमिन। उसके बाद जब नाइट्रोजन बेस जो होता है, ध्यान सुनना, जब नाइट्रोजन बेस जो होता है कार्बन के फर्स्ट जो है मतलब जो आपके पेंटो शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ जब वो बाइंड करेगा तो उस टाइम पे जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म, जो है मतलब क्या बनेगा, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगी और क्या बनेगा यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड बनेगा। जैसे एडिनोसिन जब आपके जो है मतलब डीऑक्सी राइबोज के साथ जब मिलेगा तो क्या बनाएगा, डीऑक्सी एडिनोसिन बनाएगा, या ग्वेनोसिन जब कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, डीऑक्सी ग्वेनोसाइन बनाएगा। साइटिडीन जब कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, डीऑक्सी साइटिडीन बनाएगा, और यूरिडीन जब कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, डीऑक्सी थाइमिडीन हम बना, ये यहाँ पे फॉर्मेशंस होती है। और जब फॉस्फेट ग्रुप जब क्या होगा उस राइबोज शुगर के साथ क्या करेगा, मतलब बाइंड करेगा, ऑब्वियसली उसकी 5' कार्बन के साथ बाइंड करेगा तो वहाँ पे क्या बनेगा, एक फॉस्फोएस्टर लिंकेज बनेगी, और न्यूक्लियोसाइड जो होता है वो किस में चेंज हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड में चेंज कर जाएगा। और डिपेंड करता है कि कौन सी जो मतलब शुगर प्रेजेंट है। अगर वो न्यूक्लियोटाइड है, अगर उसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर है तो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, अगर नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अगर नॉर्मल राइबोज शुगर है उसको हम क्या बोलेंगे, राइबो न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। ठीक है, और दो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं यहाँ पे क्या होते हैं, दे आर लिंक्ड थ्रू 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज टू फॉर्म ए डाई न्यूक्लियोटाइड। तो दो आपके जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो किसके द्वारा ज्वाइन होते हैं, दे आर ज्वाइन बाई 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज टू फॉर्म डाई न्यूक्लियोटाइड। और मोर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इसलिए क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, पूरी की पूरी पॉली न्यूक्लियोटाइड चेंज होते हैं वो फॉर्म करते हैं, ये भी आपने याद रखना है, वो फॉर्म करेंगे। इसलिए क्या होगा, जैसे ये पॉलीमर बनेगा तो एक एंड पे 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होगा वो फ्री होगा, और एक एंड पे 5' फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो फ्री होगा। इसलिए हम डीएनए को कैसे लिखते हैं, 5' पोलैरिटी एंड 3' जो आपकी पोलैरिटी उसको हम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, और ये एक न्यूक्लियोटाइड है, तो आपस में ये ज्वाइन है बाय द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के साथ आपस में क्या होते हैं, ये ज्वाइन होते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि फॉस्फेट मोइटीज होती है एट 5' एंड ऑफ द शुगर विच रेफर टू द 5' या 5' एंड बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का। और सिमिलरली एट द अदर एंड ऑफ द पॉलीमर द शुगर हैज फ्री OH ग्रुप होता है, 3' कार्बन उसको हम बोलेंगे, जो कि 3' एंड भी हम इसको बोलेंगे। और बैकबोन, ऑब्वियसली ये जो बैकबोन बनना बेटा, ये जो बैकबोन है, ठीक है, बैकबोन जो होती है हमारे इस डीएनए की, ये किसकी बनी होती है बेटा, शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट, यानी कि बैकबोन जो डीएनए की किसकी बनी होती है, ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन जो है मतलब शुगर और फॉस्फेट की बनी होती है। और उसके साथ क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेसिस जो होते हैं, दे आर लिंक टू शुगर मोइटी प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन। ऑब्वियसली आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे बैकबोन जो हो रही है वो किसके थ्रू बन रही है, आपकी बैकबोन जो होती है यहाँ पे जो शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट की थ्रू बनी हुई है, और आपके नाइट्रोजन बेसिस जो होते हैं वो प्रोजेक्टेड हैं टुवर्ड आउटसाइड या इनसाइड, डिपेंड करता है कि डबल स्टैंडर्ड है कि सिंगल स्टैंडर्ड है। तो वही चीज़ है कि मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, ये फिर अपने अप्रोप्रिएट अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेस के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे। ठीक है, तो लेकिन आरएनए में देखा जाए, आरएनए में क्या होता है कि एवरी न्यूक्लियोटाइड जहाँ पे बनेगा उसके पास क्या होता है, एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड के पास क्या होता है, एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट होता है एट द 2 पोजीशन ऑफ द राइबोज। जैसे मैं अगर राइबोज को बनाऊँ ना बेटा, तो यहाँ पे इसको हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, HOH है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, H और OH है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो ए H एंड OH, और दिस इज कॉल्ड एज अ CH2OH एंड H। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट कार्बन, यहाँ पे भी H होगा, यहाँ पे भी OH होगा, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4 कार्बन और 5th कार्बन जो है बाहर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेकंड कार्बन के ऊपर जो है मतलब एडिशनल OH ग्रुप जो होता है, क्योंकि उसके पास राइबोज शुगर है तो आरएनए में प्रेजेंट होगा। डीएनए में क्या हो जाएगा, डीएनए में क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे डीएनए में यहाँ पे जो है मतलब
आपका जो मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, डीऑक्सी बोलते हैं हम, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, एक OH जो है नहीं प्रेजेंट होता, इसलिए हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबोज शुगर इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आरएनए में देखा जाए तो आरएनए के पास क्या है, उसके पास एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट है 2 पोजीशन के ऊपर। और आरएनए जो होता है यूरेसिल जो वहाँ पे पाया जाता है थायमिन की वजह से। थायमिन क्या होता है, 5 मिथाइल यूरेसिल इसका अनदर केमिकल नेम है, ये भी आपके नीट में क्वेश्चन आया था। 5 मिथाइल यूरेसिल जो होता है ये किसका नाम है, आपके थायमिन का जो मतलब नाम है। उसके बाद डीएनए जो है, अब देखो एनसीईआरटी में लिखा है कि डीएनए जो होता है ना बेटा कैसा होता है, एसिडिक मटेरियल होता है, एसिडिक सब्सटेंस है। ऑब्वियसली डीएनए क्या है, एसिडिक सब्सटेंस होगा, तो उसमें क्या होगा, फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट है। जहां पे न्यूक्लियस जो होता है ये कहां पे, ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। उसको सबसे पहले जो आइडेंटिफाई किया था दैट इज फ्रेडरिक मिशेल ने क्या किया था, इसको जो मतलब आइडेंटिफाई किया था, ठीक है। और उसको जो बाद में न्यूक्लियन दे दिया गया, लेकिन ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन on isolating such a long polymer intact the explanation या elucidations of structure of DNA जो होती है वो काफ़ी टाइम तक जो मतलब इसको डिटरमाइन नहीं किया गया। लेकिन बाद में क्या किया, आपके 2 साइंटिस्ट आए दैट इज मॉरिस विल्किंस एंड रोजेलिंड फ्रैंकलिन जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ये एक्स रे डिफ्रैक्शन के थ्रू क्या करते हैं, डीएनए को स्टडी करते हैं। लेकिन ये प्रॉपर मॉडल नहीं दे पाते हैं, ठीक है। लेकिन डाटा प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उसको डाटा को बाद में यूज करता है आपके जेम्स वॉटसन एंड जेम्स का जो आपके फ्रांसिस क्रिक जो होते हैं वो क्या करते हैं 1953 में क्या करते हैं, बेस्ड ऑन द एक्स रे डिफ्रैक्शन वाले डाटा को भी वो स्टडी करते हैं, साथ में एक डीएनए का डबल हेलिक्स जो है मतलब वो मॉडल जो है मतलब तैयार करते हैं। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। तो डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, आपके वो जो है मतलब वॉटसन क्रिक एंड जो है मतलब साथ में किसने दिया था, आपके वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, ठीक है। और साथ में जो तीनों को जो है मतलब नोबेल प्राइज मिलता है, आपके वॉटसन को भी मिलता है, क्रिक को मिलता है, और मॉरिस विल्किंस को भी नोबेल प्राइज दिया जाता है डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। और आपने ये भी याद में रखना है कि डीएनए स्ट्रक्चर को किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया, लेकिन साथ साथ में उन्होंने मतलब डीएनए रेप्लिकेशन की स्कीम भी दे दी गई थी, ठीक है। तो वन ऑफ द हॉलमार्क क्या है ऑफ देयर प्रोपोजिशन वाज बेस्ड पेयरिंग बिटवीन 2 स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। लेकिन आप यहाँ पे हम क्या करते हैं, हाउएवर दिस प्रोपोजिशन बेस्ड अपॉन द अर्विन चारगाफ की, उन्होंने क्या किया, चारगाफ रूल को भी उन्होंने स्टडी किया था, उसके बेसिस के ऊपर भी उन्होंने क्या किया था, मतलब डबल स्ट्रैंड डीएनए को दिया था। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका चारगाफ रूल क्या था, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। देखो चारगाफ रूल क्या था कि अकॉर्डिंग टू चारगाफ जो प्यूरिन्स होंगी ना बेटा वो सारी आपकी पिरिमिडिन के बराबर होती है, ठीक है। नंबर ऑफ प्यूरिन्स इज इक्वल टू या परसेंटेज ऑफ प्यूरिन जो होगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू या प्यूरिन जो होगी क्या नॉर्मली क्या होगी आपकी पिरिमिडिन के बराबर होती है, परसेंटेज नहीं, ठीक है, यहाँ पे पिरिमिडिन के बराबर होगी, ठीक है। जैसे प्यूरिन कौन सी है, एडेनिन प्लस ग्वानिन है आपकी प्यूरिन, तो ये डीएनए में क्या होगी, साइटोसिन प्लस थाइमिन। ये भी याद रखना कि आपका चारगाफ रूल जो होता है आरएनए के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है, ये केवल और केवल डीएनए के लिए ही एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो वही चीज है कि प्यूरिन क्या होंगी, पिरिमिडिन के बराबर होंगी, एडेनिन और ग्वानिन का जो आप सम करोगे तो किसके बराबर आएगा, आपका साइटोसिन और थाइमिन के बराबर आएगा। उसके बाद एक और सेकंड पॉइंट है, जितना एडेनिन होगा उतना ही क्या होगा, थाइमिन होगा, और जितना साइटोसिन होगा उतना ही क्या होगा, ग्वानिन होगा। तो ये भी आपने याद रखना है। जैसे मान लो कि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पास डीएनए में जो है एडेनिन की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 15% दे रखी है, एडेनिन की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 15% दे रखी है। तो इसमें ग्वानिन की परसेंटेज कितनी होगी, ये क्वेश्चन आपका जो मतलब बनता है आपके जो मतलब एग्जाम में। तो ऑब्वियसली जितना एडेनिन होगा उतना ही क्या होगा, थायमिन होगा, यानी कि थायमिन भी कितना है आपका 15% है, ठीक है। अब ये टोटल कितने हो गए, 15 प्लस 15 30% हो गया, परसेंटेज हमेशा 100 से निकलती है, और आपका ऑब्वियसली 70% बचती है, तो उसमें ग्वानिन भी कितना हो जाएगा, 35% हो जाएगा, और साइटोसिन भी कितना हो जाएगा, 35% हो जाएगा। ये भी आपने देखना, ठीक है। अगर समझ नहीं आया है तो आप लेक्चर को पीछे करके जो दोबारा समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस बेसिस के ऊपर उन्होंने स्टडी किया, ठीक है। तो इसके न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डबल हेलिक्स स्टेट जो मतलब किसने दी थी, आपके जो मतलब वॉटसन एंड क्रिक ने दी थी। देखो सबसे इसके सेलिएंट फीचर क्या है, डीएनए जो होता है वो आपके 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। आप नीचे देख सकते हैं कि डीएनए जो होता है उसमें क्या होती है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। और उन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की जो बैकबोन है दैट इज मेड अप ऑफ द शुगर एंड फॉस्फेट बैकबोन, और बेस जो होते हैं वो इनसाइड के होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं, आप देख रहे हैं।
आपके जो बेस जो होते हैं वो इनसाइड ही क्या हो रहे हैं, मतलब प्रोजेक्ट होते हैं। और दोनों पॉलीन्यूक्लियर चेन जो होती है वो क्या होती है, एंटी पैरेलल होती है। यानी कि अगर एक चेन होगी वो आपकी 5 to 3 प्राइम होगी और दूसरी होगी वो 3 to प्राइम 5 जो मतलब प्राइम प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद जो बेसिस होते हैं आपके आपके डीएनए में, जो बेसिस होते हैं दैट इज एडेनिन है, थायमिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन्स होते हैं, ये आपस में जो है मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं। जिसमें एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड है, आप देख सकते हैं डायग्राम में डबल बॉन्ड बनता है। और थायमिन और साइटोसिन्स में क्या बनते हैं, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है एंड वाइस वर्सा। वैसे ही थायमिन क्या करेगा, आपका जो मतलब एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, वैसे साइटोसिन जो होता है ग्वानिन के साथ क्या करेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। या ग्वानिन जो होगा साइटोसिन के साथ क्या करेगा, मतलब आपका जो मतलब ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा, यहाँ पे प्यूरिन हमेशा pyrimidine से ही कंबाइन करेंगे, ये आपने याद रखना है, नंबर 1। और जिसकी वजह से क्या होता है, जब प्यूरिन जो होता है pyrimidine से जब ज्वाइन करता है तो पूरे डीएनए की जो मतलब यूनिफॉर्म डिस्टेंस ही रहती है दो स्ट्रैंड के बीच में, दैट इज 20 एंगस्ट्रॉम। इसका डायमीटर हम बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनका डायमीटर जो होता है वो यूनिफॉर्म ही रहता है। डीएनए स्ट्रैंड जो होते हैं बेटा कैसे होते हैं, ये राइट हैंडेड होते हैं। कैसे होते हैं, राइट हैंडेड होते हैं, ठीक है। और पिच ऑफ डीएनए जो होगी, यानी कि जो है मतलब इसके एक टर्न में कितने जो मतलब आपके जो मतलब कितनी एक टर्न की पूरा एक कंप्लीट टर्न की लेंथ कितनी होती है, 3.4 नैनोमीटर होती है। पिच ऑफ द डीएनए कितनी होती है, और ये इसको हम 34 एंगस्ट्रॉम की फॉर्म में भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और दो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी, 0.34 जो होते हैं नैनोमीटर उसकी डिस्टेंस होगी, या 3.4 आपकी एंगस्ट्रॉम जो होगी। दो बेसिस के बीच में क्या होती है, दो एडजेसेंट बेस पेयर के बीच में जो होगी डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द जो मतलब दैट इज कॉल्ड एज 0.3 नैनोमीटर और 3.4 एंगस्ट्रॉम जो होती है। क्योंकि ऑब्वियसली जब एक टर्न में क्या है, मतलब आपके जो 34 एंगस्ट्रॉम प्रेजेंट है उसका एक टर्न में इतनी डिस्टेंस है, तो एक टर्न में क्या होते हैं बेटा 10 जो है मतलब आपके बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो हर एक बेस पेयर में कितनी डिस्टेंस होगी, 34 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 3.4 जो मतलब आपकी यहाँ पे डिस्टेंस देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े हैं कि बेस पेयर जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, वहाँ पे स्टॉकिंग होती है, ठीक है। और साथ साथ में क्या होता है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। ये जो है डीएनए को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। नंबर 1 स्टॉकिंग अफेक्ट ऑफ द बेस पेयर, और साथ साथ में जो है मतलब आपके जो मतलब इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो उनको क्या करती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो है प्रोवाइड करती है। ये भी आपके नीट में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नंबर 1 स्टॉकिंग इफेक्ट ऑफ द बेस पेयर, और साथ साथ में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसको ऐसा नहीं कि आपके डीएनए केवल हम एक ही टाइप, इसमें डीएनए डिफरेंट टाइप के होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी ई डीएनए और जेड डीएनए। आपके जितने भी ए बी सी डी ई जो डीएनए है वो सारे के सारे क्या हैं, राइट हैंडेड हैं। लेकिन आपका जो मतलब जेड डीएनए जो होता है वो क्या होता है, लेफ्ट हैंडेड होता है। ये आपने याद रखना है कि एक ही डीएनए टाइप है दैट इज जेड डीएनए जो कि लेफ्ट हैंडेड होता है, और जो हम कॉमनली जो स्टडी करते हैं दैट इज बी टाइप ऑफ डीएनए, दैट इज बी टाइप ऑफ डीएनए जिसको हम पढ़ेंगे। देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि द बेस पेयरिंग, ठीक है, जो होती है कॉन्फर ए यूनिक प्रॉपर्टी टू ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एंड देयरफॉर इफ द सीक्वेंस ऑफ बेस इन वन स्ट्रैंड जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे, अगर हमें पता होगा तो ऑब्वियसली हम दूसरे स्ट्रैंड के सीक्वेंसेस को जो मतलब प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और आल्सो ईच स्ट्रैंड जो होता है फ्रॉम ए डीएनए जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो टेम्पलेट स्ट्रैंड का काम करता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, नया मतलब डीएनए फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम पढ़ेंगे जब हम डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद द 2 डबल स्ट्रैंड डीएनए जो होता है, लेटेस्ट जो नए बनेंगे 10 प्रोड्यूस होते हैं, वुड बी आइडेंटिकल टू पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल। ऑब्वियसली इसके बारे में हम जब पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन क्या होती है, और बिकॉज ऑफ दिस जेनेटिक इंप्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो होती है बहुत ही क्लियर होती है। देखो फीचर क्या है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नंबर 1 इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है, जहां पे क्या होता है, वेयर द बैकबोन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द शुगर फॉस्फेट की बनी होती है बैकबोन, और बेसिस क्या होते हैं वो इनसाइड क्या होते हैं, प्रोजेक्टेड होते हैं,
ठीक है। जहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो दोनों बैकबोन्स होंगी वो शुगर फॉस्फेट की बनी होगी और साथ में जो बेसिस होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब आपके इनसाइड क्या होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं। दोनों चेन्स होती हैं वो क्या होती हैं, एंटी पैरेलल होती हैं, ठीक है। अगर एक चेन के पास पोलैरिटी आपकी 5' to 3' होती है तो सामने वाली दूसरी चेन के साथ पोलैरिटी क्या हो जाएगी, 3' to 5' हो सकती है, ठीक है, होगी, ठीक है। और बेसिस इन टू डिस्टेंस होते हैं, दे आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि बेस पेयर बनाते हैं। एडेनिन क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा विद थाइमिन फ्रॉम द अपोजिट स्ट्रैंड, और वाइस वर्सा थाइमिन भी क्या करेगी, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी एडेनिन के साथ। उसी तरह ग्वानिन क्या करेगा बेटा, साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और वैसे क्या करेगा, साइटोसिन भी क्या करेगी, ग्वानिन जो के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी। तो इसलिए क्या होगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि डीएनए की जो लेंथ होती है वो यूनिफॉर्म ही रहती है, पूरे के पूरे डीएनए की लेंथ जो होती है जो मतलब यूनिफॉर्म रहती है। क्यों, क्योंकि प्यूरिन जो होते हैं हमेशा पिरिमिडिन के साथ जो मतलब बाइंड करते हैं। नंबर 1 एक तो ये आपका याद रखना है। उसके बाद 2 चेंज होती हैं वो राइट हैंडेड फैशंस में क्या करती हैं, मतलब क्वाइल होती है, ठीक है। और पिच ऑफ द हेलिक्स कितनी है, 3.4 नैनोमीटर है, ये 34 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है, जो कि 1 नैनोमीटर जो होता है 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। और हर एक पिच में क्या होता है, देयर आर रफली 10 बेस पेयर इन ईच टर्न, हर एक टर्न में क्या होते हैं 10 बेस पेयर होते हैं। और कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है कि 2 बेस पेयर में जो डिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड एज अ 0.34 जो कि ठीक है। और प्लेन ऑफ 1 बेस पेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं कि आपका जो मतलब दे आर स्टॉक ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स, और दिस एडिशनल यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो होते हैं हमारे डीएनए को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, आप कंपेयर कर सकते हैं प्यूरिन के स्ट्रक्चर को, पिरिमिडिन के स्ट्रक्चर को, और जो मतलब 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बीच में डिस्टेंस मैंने आपको बता दी क्यों सेम रहती है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है दैट इज अ सेंट्रल डॉगमा का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेंट्रल डॉगमा क्या बोलता है कि प्रोपोजिशन ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड इसकी सिंप्लिसिटी इन द एक्सप्लेनिंग द जेनेटिक इम्प्लीकेशन रिवोल्यूशनरी था। तो बहुत ही जल्दी क्या किया हमारे फ्रांसिस क्रिक ने क्या किया, एक सेंट्रल डॉगमा जो मतलब प्रपोज कर दिया गया इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो क्या स्टेट करता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है ना बेटा वो डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन की तरफ क्या करती है, मूव करती है। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है दे विल मूव फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन। डीएनए क्या करेगा, सबसे पहले अपनी कॉपी बनाएगा। डीएनए ने क्या किया, अपनी कॉपी बनाई, और इसको हम क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन बोलेंगे। डीएनए ने क्या किया, अपनी कॉपी बनाई, तो उसको हमने क्या बोल दिया, रेप्लिकेशन बोल दिया। अब डीएनए क्या करेगा, उस डीएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा, उसको हमने ट्रांसक्रिप्शन बोल दिया। और एमआरएनए क्या करेगा, ये प्रोटीन बनाएगा, उसको हम ट्रांसलेशन बोल दिया। तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन इज कॉल्ड एज द, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल डॉगमा बोलते हैं। और यूकैरियोट में जो है आपका डीएनए रेप्लिकेशन हो चाहे आपकी ट्रांसक्रिप्शन हो, दोनों कहाँ होती है, न्यूक्लियस के अंदर होती है। लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है, आपके साइटोप्लाज्म में होती है, आउटसाइड द न्यूक्लियस होती है। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है बेटा, आपकी डीएनए रेप्लिकेशन हो चाहे आपकी ट्रांसलेशन हो चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो, सारे के, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है नहीं, जब है तो कहाँ होगी, आपके साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है जहाँ पे सोचो कि वहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होगा, आरएनए होगा। तो आरएनए से क्या बनेगा बेटा, पहले आपके आरएनए से क्या बनेगा, यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी और आरएनए से क्या बनाया जाएगा, डीएनए बनाया जाएगा। और डीएनए क्या करेगा, कॉपी बनाएगा, डीएनए से डीएनए बनेगा, और डीएनए फिर बाद में क्या करेगा, आपका एमआरएनए बनाएगा, और वो प्रोटीन फॉर्मेशन करेगा। तो आपके जो मतलब क्या बोलते हैं, वायरसेस में क्या होती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है। पहले आरएनए उनके पास जेनेटिक मटेरियल होगा, आरएनए से क्या बनेगा, पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्या बना, डीएनए बना, डीएनए रेप्लिकेशन की, फिर डीएनए रेप्लिकेशन से डीएनए कॉपी बनी, उसके बाद क्या हुआ, डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से क्या बना, प्रोटीन बनी। इस तरह के जो मतलब ये फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ, उसी को हमने क्या बोल दिया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या टेमिनिज्म, इसको हमने क्या बोलते हैं, टेमिनिज्म हम बोलते हैं। जिसको स्टडी किसने किया था, ये वायरसेस के अंदर जो मतलब फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को दर्शाता है, और ये स्टडी किया गया था टेमिन एंड बाल्टीमोर ने, ठीक है। तो ये आपका जो मतलब मेन टॉपिक है, तो हम ये स्टडी करेंगे। उसके बाद है आपका पैकेजिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए मॉलिक्यूल की पैकेजिंग कैसे होती है भाई, ठीक है, हम डीएनए मॉलिक्यूल की पैकेजिंग के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखो आपके प्रोकैरियोट में क्या होता है, न्यूक्लियस तो प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। और वहां पे डीएनए तो ऐसा भी नहीं है कि पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में वो बिखरा हुआ होता है। वहां पे भी क्या होता है कि हमारा डीएनए जो होता है सुपर क्वाइल्ड होता है, यानी कि क्वाइलिंग होती है, रिक्वाइलिंग होती है। आरएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो होती है इसमें हेल्प करती है, उसको कंपैक्ट मास में चेंज करती है, और दैट
कंपैक्ट मास इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोइड और अ जिनोपोर। ठीक है, तो बोलने का मतलब क्या है, जैसे ये आपका प्रोकैरियोट है, ठीक है, ये इसकी सेल वॉल है, ये उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसमें न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होगा नहीं, लेकिन उसका डीएनए क्या होगा, सर्कुलर होगा, डबल स्ट्रैंड होगा, लेकिन एक स्फीयर में क्या होता है कि मतलब एक रीजन में क्या होता है, मतलब वो कॉम्पैक्टेड होता है। तो इस कंपॉक्शन में हेल्प कौन करता है, इस कंपैक्शन में कौन हेल्प करता है, आपका डीएनए। इसका किसके साथ करेगा बाइंड, यहाँ पे जो मतलब आरएनए भी हेल्प करता है, और साथ में जो है नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये आपने याद रखना, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो प्रोकैरियोट में एब्सेंट होती है। ये आप क्लास 11th में भी स्टडी करते हो, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में जब डिफरेंस हम स्टडी करते हैं, तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो होती है बेटा, वो क्या करती है, यहाँ पे पैकेजिंग में, क्वाइलिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और ये कंपैक्टेड मास ऑफ जेनेटिक मटेरियल बनाती है। उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, जिनोपोर बोलते हैं। और यहाँ पे जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन, उनका नाम क्या है, पॉलीअमाइन्स उनको हम बोलते हैं। ठीक है, यूकैरियोट में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसके बारे में अभी डिटेल में स्टडी करेंगे। बताइए यहाँ पे सबसे पहले टेकन द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर। देखो, दो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होती है कितनी होती है बेटा, 0.34 नैनोमीटर होती है। ठीक है, या 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर भी मैं देख सकता हूँ। तो लेंथ ऑफ डीएनए कैसे होगी, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि उसको क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ, हम लेंथ ऑफ डीएनए को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज जो है मतलब टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितने हैं, टोटल बेस पेयर कितने, और दो बेस पेयर के बीच में लेंथ कितनी है। ठीक है, टू बेस पेयर में डिस्टेंस कितनी है, तो टोटल नंबर बेस पेयर कितने हैं बेटा, ठीक है, दैट इज 6.6 इंटू 10⁻⁻ जो है 9 बेस पेयर है, इंटू आपका 0.34 इंटू 10⁻⁹ जो है मतलब वहां पे -9, यहाँ पे क्या है मतलब मीटर सेंटीमीटर डिस्टेंस है, 10⁻⁹ से 9 कट गया, तो ऑब्वियसली आपकी जो लेंथ आती है डीएनए की, हमारे डीएनए की जो लेंथ आती है 2.2 मीटर आती है। ठीक है, ऐसे कर सकते हो ना आप, जैसे 6.6 इंटू 10⁻, ये आपका 9 आ गया, ये बेस पे है, गुणा आपका 0.34, ठीक है, यहाँ पे 0.34 इंटू 10⁻⁻9, इसको काट दो तो प्रॉपर कितने डेंसिस को काउंट करोगे तो 2.2 मीटर जो होगी हमारे डीएनए की लेंथ आएगी। तो सोचो एक न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, एक सेल कितनी होती है, उसमें ये पूरा का पूरा 2.2 मीटर वाला डीएनए जो होता है वो फोल्ड करके डाला होता है। इसको हम पढ़ेंगे, कॉइलिंग केस में पढ़ेंगे, उसमें पैकेजिंग हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेंथ दैट इज फार फार ग्रेटर देन डायमेंशन ऑफ ए टिपिकल न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस की जो डायमेंशन होते हैं वो 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, तो कितना बड़ा डीएनए जो होता है उस न्यूक्लियस के अंदर जो मतलब आपने पैक किया होता है। तो वही चीज है, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, इन प्रोकैरियोट सच एज ई कोलाई दो दे डू नॉट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस, डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल, लेकिन डीएनए उनका भी क्या होता है मतलब स्कैटर नहीं होता है। तो डीएनए कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, इज हेल्ड विद सम प्रोटीन, उनमें क्या होती है, कुछ प्रोटीन होती हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये क्या बनाती है, कंपैक्ट मास बनाती है, उसको हम क्या बोलते हैं जो है दैट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोइड। और डीएनए इन न्यूक्लियोइड जो होता है वो जो है ऑर्गेनाइज होता है इन लूप्स हेल्ड बाय प्रोटीन। वही है कि जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन उनको नाम क्या है, पॉलीअमाइन्स हम बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह हम क्या करते हैं, यूकैरियोट के केस में हम स्टडी करेंगे कि उसमें डीएनए की पैकेजिंग कैसी होती है। तो यूकैरियोट में क्या होता है कि पैकेजिंग जो होती है ना बेटा, इट इज कैरिड आउट बाय हिस्टोन प्रोटीन। वहां पे जो है पैकेजिंग जो की जाती है वहां पे पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एज द हिस्टोन प्रोटीन। और हिस्टोन प्रोटीन जो होती हैं ये आपका जो मतलब 8 मॉलिक्यूल की यूनिट बनाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें कितने टाइप की हिस्टोन प्रोटीन होती है, देखो नंबर 1 H1 होगी, H2 होगी, H2A एंड H2B, ठीक है, H3 और H4, ये 5 टाइप की जो मतलब आपकी हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, जिसमें ये चारों है ना बेटा, ये चारों जो होगी एक्सेप्ट H1, ये क्या बनाती है आपका एक ऑक्टाहेड्रल कोर बनाती है। जैसे मान लो ये चारों प्रोटीन क्या करेगी, यहाँ पे H2A, ठीक है, ये H2A यहाँ पे प्रेजेंट होगा, H3 और H4 4 यहाँ प्रेजेंट है, 4 पीछे प्रेजेंट है, एक ऑक्टाहेड्रल बन गया, 8 बन गई, हर एक डाइमर में प्रेजेंट है। और इसके चारों ओर क्या करता है हमारा, ये ऑब्वियसली ये पॉजिटिवली चार्ज है, और हमारा डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होगा, इसके चारों ओर क्या करेगा, वो क्वाइल करेगा। ठीक है, जैसे वो फोल्डिंग होती चलेगी, ये डीएनए क्या करेगा, जब डीएनए जो है हिस्टोन के साथ क्वाइल करेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम बोलेंगे। डीएनए क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, और वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के चारों ओर क्या करता है, क्वाइल करता है, और क्या बनाता है, न्यूक्लियोसोम बनाता है। ठीक है, और आपके दो न्यूक्लियो, आपके ऑब्वियसली अब ये न्यूक्लियोसोम बनते चले गए,
ऐसे न्यूक्लियोसोम बनते चले गए और जैसे फिर आगे क्या होगी, आगे और ज़्यादा क्या होगी, मतलब हायर लेवल की कॉइलिंग होगी, आपका न्यूक्लियोसोम जो होता है वो क्रोमेटिन में चेंज हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि और ज़्यादा लेवल की जो मतलब यहाँ पे कॉइलिंग होती है, वहाँ पे क्रोमेटिन फाइबर बनेंगे। और जैसे आप मेटाफेज पे देखोगे तो ऑब्वियसली क्या होता है, वहाँ पे मेटाफेज पे आपको एक पूरा कंडेंस क्रोमोसोम देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज अ क्रोमोसोम। और मेटाफेज पे ही हम क्या करते हैं बेटा, क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं, उसके साइज की, उसके स्ट्रक्चर की, उसके नंबर को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो इस लेवल की जो मतलब कॉइलिंग होती है, ठीक है। तो इन यूकैरियोट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है बहुत ही मच मोर कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं, बेसिक प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं, ऑब्वियसली पॉजिटिवली चार्ज होंगी। और ये उसको हिस्टोन बोलते हैं। और प्रोटीन जो होती है इनके ऊपर चार्ज होता है, डिपेंड करता है कि उसमें कौन से अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं और उनके साइड चेन के साथ कौन सा जो मतलब हम ब्रांच प्रेजेंट होगी। जैसे हिस्टोन प्रोटीन जो होती है उनमें बेसिक अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, लाइसिन और आर्जिनिन, याद रखना बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं लाइसिन और आर्जिनिन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बोथ अमाइनो एसिड्स जो होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, मतलब देते हैं किसको, साइड चेन को। और हिस्टोन जो होती है वो क्या करती है, वो आपके डीएनए हिस्टोन क्या करेगी, 8 मॉलिक्यूल क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे और हिस्टोन ऑक्टामर बनाएंगे। और नेगेटिवली चार्ज डीएनए क्या करेगा, वो हिस्टोन प्रोटीन के चारों ऑक्टामर के साथ क्या करेगा, बाइंड करेगा, रैप करेगा, क्या बनाएगा, न्यूक्लियोसोम बनाएगा। और टिपिकल न्यूक्लियोसोम के पास कितने बेस पेयर होते हैं बेटा, 200 बेस पेयर्स होते हैं आपके न्यूक्लियोसोम में प्रेजेंट होते हैं। तो ऑब्वियसली आपके डीएनए में अगर क्वेश्चन आ गया कि आपके डीएनए में कितने न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने 200 को डिवाइड जो है 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर है, उसको 200 से डिवाइड कर लो। तो ऑब्वियसली 200 को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2⁻10⁻², यहाँ पे 10⁻7 हो गया और 2 से 3.3 इंटू 10⁻7 जो है न्यूक्लियोसोम जो आपके डीएनए में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोसोम कितने प्रेजेंट होते हैं आपके डीएनए में, आपके सेल्स में, दैट इज 3.3 इंटू 10⁻7 जो न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोसोम जो होता है ये क्या करेगा, ये बहुत सारे न्यूक्लियोसोम आप देख सकते हैं, ये आगे जाके कंडेंस होंगे, ये क्या बनाएंगे, क्रोमेटिन बनाएंगे। थ्रेड लाइक कलर्ड बॉडीज होती है न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियोसोम जो है क्रोमेटिन में ऐसे देखे जाते हैं जैसे बीड्स ऑन स्ट्रिंग, देखे जैसे हमने जो गांठें मारी हो किसी रस्सी को, ठीक है, इस स्ट्रिंग को, ऐसे देखने को ये मिलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मतलब ये सारे बीड्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। ये आपको जो सारे बीड्स जो मतलब दिख रहे होंगे, ये सारे जो मतलब आपके बीड्स यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे बीड्स जो आपके डायग्राम में दिख रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, द न्यूक्लियोसोम जो होते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग की तरह दिखते हैं। थ्योरेटिकली जो होता है न्यूक्लियोसोम के बारे में आपको मैंने बता दिया, ठीक है। और द बीड्स ऑन स्ट्रिंग जो होते हैं इन क्रोमेटिन जो होते हैं, फिर दोबारा उनकी पैकेजिंग होती है, दोबारा उनकी कंडेंसेशन होती है, क्रोमेटिन फाइबर बनते हैं, ठीक है, दैट आर फर्दर क्वाइल्ड। उसमें हायर लेवल की जो मतलब यहाँ पे जो मतलब प्रोटीन्स हेल्प करती है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी क्या करती है, क्वाइलिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कंडेंस कर जाती है मेटाफेज स्टेज के ऊपर और क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। मेटाफेज के ऊपर क्रोमोसोम बनते हैं, आपके मेटाफेज के ऊपर ही मैक्सिमम कंडेंसेशन होती है, आपने याद रखना है, ये क्लास 11th में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल जो होती है, उसमें एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन जो होती हैं हमें चाहिए होती है, दैट आर कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज द नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल, ठीक है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल, ठीक है, क्रोमोसोमल प्रोटीन होती है। और इन अगर देखा जाए एक न्यूक्लियस के बताइए, इन ए टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन ऑफ क्रोमेटिन जो होती हैं वो लूजली पैक्ड होती हैं, मैंने आपको बताया है, उसको हम क्या बोलेंगे, यूक्रोमेटिन बोलेंगे। और उनको अगर स्टेन करेंगे अगर हम, तो क्या बोलेंगे वहाँ पे जो मतलब लाइटली स्टेन होती हैं। और कुछ क्रोमेटिन जो होती हैं वो डार्कली जो होती हैं स्टेन होती हैं, वो डेंसली पैक्ड होती हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोक्रोमेटिन बोलेंगे। जैसे आपका सेंट्रोमेर वाला रीजन, आपका जो मतलब सेटेलाइट वाला रीजन जो होता है, जिसको हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं, ये जो होती हैं ट्रांसक्रिप्शनली क्या होती हैं, इनएक्टिव होती हैं हेट्रोक्रोमेटिन। लेकिन आपकी जो है यूक्रोमेटिन जो होती है वो ट्रांसक्रिप्शनली क्या होती है, एक्टिव होती है, लेकिन रेप्लिकेशन दोनों में होती है, रेप्लिकेशन दोनों में होती है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर डीएनए में पैकेजिंग कैसे हुई, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, दैट इज सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अभी पहले तो मतलब हमारे पास बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल थे कि जैसे प्रोटीन भी होता था, डीएनए भी था, आरएनए भी था, कार्बोहाइड्रेट्स भी था, लेकिन साइंटिस्ट को ये पता नहीं था कि हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। तो उसमें सबसे पहला एक्सपेरिमेंट आता है ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट आता है, दैट इज ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल में दो एक्सपेरिमेंट हम पढ़ते हैं। नंबर 1 इज कॉल्ड एज अ ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट हम बोलते हैं, और दूसरा जो हम पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ
चीज। तो इवन दो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियन तो कर दी गई थी आपके फ्रेडरिक मिशर ने, एंड द प्रोपोजिशन फॉर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल ने भी मेंडल लॉ दे रखे थे, लेकिन डीएनए जो था वो जेनेटिक मटेरियल था, इसको डिस्कवर करने के बाद भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो 1926 में क्या हुआ कि एक मैकेनिज्म स्टार्ट हो गई, क्या जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है मॉलिक्यूलर लेवल पे। तो और ये आपके पीछे जो मेंडल काम कर चुके थे, सटन एंड बॉबरीज होते हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद जो मतलब आपके जो मॉर्गन जो होते हैं एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के, उनको फादर भी बोला जाता है, लेकिन उन्होंने क्रोमोसोम के बारे में बताया था, लेकिन कौन सा जेनेटिक मटेरियल था अभी तक ये आंसर हमें नहीं मिला था। तो सबसे पहले आपका एक्सपेरिमेंट आता है ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। देखो ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव करता है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। 1928 में जो हमारे एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक या आपके ग्रिफ्थ जो होते हैं, वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि न्यूमोनिया कॉज करता है, किसके अंदर, रैट के अंदर, उसके ऊपर क्या करते हैं, मतलब काम करते हैं। इस स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया की दो स्ट्रेन होती है, नंबर 1 इज कॉल्ड एज अ आर स्ट्रेन एंड नंबर 2 इज कॉल्ड एज अ स्मूथ जो है एस स्ट्रेन बोलेंगे। आर स्ट्रेन जो है ना बेटा वो नॉन वायरुलेंट है, यानी कोई डिजीज कॉज नहीं करती है, और रफ स्ट्रेन भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या करती है, ये रफ कॉलोनी फॉर्मेशन करती है, ये रफ कॉलोनी जो है बनाएगी जब इसका हम कल्चर करेंगे, ठीक है, दैट फॉर्म द रफ कॉलोनी, ठीक है। उसके बाद एस स्ट्रेन जो होती है वो स्मूथ कॉलोनी बनाती है, ये वायरुलेंट फेज होती है क्योंकि ये निमोनिया कॉज करती है, और इसकी सेल वॉल के बाहर क्या होती है, एक पॉलीसैकेराइड की शीट होती है जो कि स्मूथ इन नेचर होती है। ऑब्वियसली ये स्मूथ लेयर क्या करेगी, स्मूथ आपकी कॉलोनी बनाएगी। जब हमने आर स्ट्रेन जो कि नॉन वायरुलेंट थी उसको हमने माइस के अंदर क्या किया, मतलब इंजेक्ट किया, तो माइस ऑब्वियसली ये नॉन वायरुलेंट थी तो क्या करेगी, ये डिजीज तो कॉज नहीं कर पाएगी माइस में निमोनिया, ठीक है, तो उसकी डेथ नहीं होगी, तो माइस क्या करेगा, सर्वाइव कर जाएगा। जब हमने एस स्ट्रेन को क्या किया, मतलब माइस के अंदर क्या किया, इंजेक्ट किया, तो माइस की डेथ होगी। जब हमने हीट किल्ड एस स्ट्रेन को क्या किया, क्योंकि एस स्ट्रेन क्या थी, वायरुलेंट थी ही, अब हमने क्या किया, उस वायरुलेंट फेज को हीट किल्ड कर दिया, ठीक है, उस बैक्टीरिया को। अब क्या किया, उसको माइस के अंदर इंजेक्ट किया, तो माइस की जो मतलब डेथ नहीं हुई। अब हमने क्या किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन ली, ऑब्वियसली ये डिजीज कॉज नहीं कर सकती है। और हमने लाइव आर स्ट्रेन जब लिया, तो जब उसको हमने माइस के अंदर इंजेक्ट किया, तो माइस की के अंदर जो निमोनिया डेवलप हो गया, और माइस के अंदर जब उसके ब्लड सैंपल, इसके बॉडी को हमने देखा, तो उसके अंदर लाइव आर स्ट्रेन जो है मतलब बैक्टीरिया देखने को मिले। तो मतलब बोलने का मतलब था कि ऐसी कौन सी चीज है जिसने मतलब आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को जो मतलब एस स्ट्रेन के में क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है। तो इसी एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है कि मतलब डीएनए जो मतलब इन्होंने क्या बताया कि कोई ना कोई चीज तो है जो कि मतलब एस स्ट्रेन से जो मतलब आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हुई, और आर स्ट्रेन को जो मतलब स्मूथ चेंज फेज में क्या कर दिया, चेंज कर दिया गया, उसी को हमने क्या बोल दिया कि स्ट्रेन है। लेकिन बाद में 3 साइंटिस्ट आते हैं, ऑसवाल्ड, एवेरी, मैकलोड, मैककार्टी जो होते हैं, ये क्या करते हैं कि मतलब ये प्रूव भी कर देते हैं कि बायोकेमिकल नेचर क्या होता है, जो कि हमारा डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन इनके एक्सपेरिमेंट को इतनी तवज्जो नहीं मिलेगी, इतना रिस्पेक्ट तो मिला, लेकिन उतना जो मतलब पहचान नहीं मिलेगी, पहचान नहीं मिल पाई, ठीक है। तो ये क्या बताती है कि मतलब एक्चुअली ने प्रूव तो कर लिया था। तो वही चीज़ है, एनसीईआरटी में ही हम पढ़ेंगे कि 1928 फ्रेडरिक ग्रिफ्थ क्या करते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के ऊपर, जो कि क्या करता है, निमोनिया कॉज करता है। इसमें बहुत सारी मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन देखी गई, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर। बोला कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट एक लिविंग बैक्टीरिया जो होता है वो अपनी फिजिकल फॉर्म जो होता है वो चेंज कर देता है। व्हेन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो होता है उसको हम कल्चर की प्लेट के ऊपर ग्रो करते हैं, तो कुछ जो क्या करेंगे वो स्मूथ शाइनिंग कॉलोनी बनाते हैं, और कुछ क्या करते हैं मतलब आपकी रफ कॉलोनी प्रोड्यूस करते हैं। और दिस इज बिकॉज जो एस्ट्रेन बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें क्या होता है, पॉलीसैकेराइड कोट प्रेजेंट होता है सेल वॉल के बाहर, और आर्स्ट्रेन के पास होता है पॉलीसैकेराइड कोट एब्सेंट होता है। माइस जिनको हमने इन्फेक्ट किया एस्ट्रेन के साथ, वायरुलेंट फेज इसको बोलेंगे, उनको निमोनिया कॉज हो गया, निमोनिया से उनकी डेथ हो गई। लेकिन माइस जिनको हमने आर्स्ट्रेन के साथ क्या किया, इन्फेक्ट किया, उन्होंने निमोनिया कॉज नहीं हुआ, तो उनकी डेथ नहीं हो पाई। तो एस्ट्रेन को जब हमने माइस के अंदर इंजेक्ट किया, एस्ट्रेन को जब हमने माइस के अंदर इंजेक्ट किया, तो माइस क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा। आर्सन के साथ इंजेक्ट किया तो माइस क्या होगी, उसकी डेथ नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये नॉन वायरुलेंट होता है, ठीक है। ग्रिफ्थ ने क्या किया, अब उसने हीट करके बैक्टीरिया को किल कर दिया। ही सर्व दैट की हीट किल्ड एस्टर्न बैक्टीरिया को जब हम माइस के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो उसको किल नहीं करते हैं, ऑब्वियसली वो किल हो गया, उसकी पैथोनोजेनिसिटी जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो ऑब्वियसली जब एस्ट्रेन हीट किल्ड इंजेक्ट द माइस के अंदर हमने जब इंजेक्ट किए तो माइस की कोई डेथ नहीं होती, माइस सर्वाइव कर जाता है। और जब हमने एस स्ट्रेन हीट किल्ड प्लस आर स्ट्रेन लाइव के दोनों के मिक्सचर को डाला तो क्या हुआ, माइस की डेथ हो जाती है, ठीक है। और उसके वही चीज़ है कि उसके बाद क्या हो गया, ही रिकवर लिविंग एस बैक्टीरिया फ्रॉम द डेड माइस से उसने रिकवर किया। लेकिन ही कंक्लूड दैट कि आर्सन बैक्टीरिया के पास कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुई उनमें,
बाय द हीट किल्ड स्ट्रेन ने क्या किया कि आर टाइप के बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। और सम ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट या प्रिंसिपल जो प्रेजेंट है, जो क्या करता है, वो हीट किल से क्या हो गया, मतलब ट्रांसफॉर्म हो गया आपके जो मतलब आर स्ट्रेन में, और आर स्ट्रेन को किस में चेंज कर दिया गया, वो उसको स्मूथ फेज में एस स्ट्रेन में जो मतलब चेंज कर जाएगा, वो भी अपनी कॉलोनी बनाना, वो भी क्या करेगा, स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट बनाएगा और वो भी वायलेंट बन गया। और दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। लेकिन बायोकेमिकल नेचर जो होता है उनके द्वारा जो मतलब एक्सपेरिमेंट में नहीं बताया गया। इसको बाद में कौन बताते हैं, हमारे 3 साइंटिस्ट आते हैं, ओसवाल्ड एवेरी आते हैं, और कॉलिन मैकलॉड आते हैं, और मैकलिन मैककार्टी जो होते हैं। ये क्या करते हैं कि ये जो मतलब उस टाइम पे जो होता है, मतलब ये उसे उनके काम से पहले पहले सोचा था कि हमारी प्रोटीन ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल, लेकिन ये डिस्प्रूव कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है ग्रिफ्थ का, उसके ऊपर जो उसके बायोकेमिकल नेचर के ऊपर मतलब काम करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या लेते हैं, वो सबसे पहले आपके 4 कल्चर लेते हैं, ठीक है। नंबर 1 है वही चीज़ है कि 4 कल्चर उन्होंने ले लिए, ठीक है। उस 4 कल्चर में क्या करते हैं, वो आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को क्या करेंगे, वो ग्रो करेंगे। और एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया को क्या करते हैं, उससे डिफरेंट कंपोनेंट जो है अलग कर देते हैं। जैसे एक में क्या करेंगे, वो प्रोटीन ऑफ एस्ट्रोन को डालेंगे, ठीक है। जब उसने प्रोटीन ऑफ एस्ट्रेन वाले बैक्टीरिया की जो आर स्ट्रेन में डालेगी, तो आर स्ट्रेन में कोई चेंज देखने को नहीं मिला। अब उसमें आगे वाले में क्या किया, आरएनए को डाला गया, तो अब भी आर स्ट्रेन में कोई चेंज नहीं देखा गया। अब जो मतलब डीएनए डाला गया, लेकिन साथ साथ में डीएनएज एंजाइम डाला गया, ठीक है। डीएनएज एंजाइम डाला गया, तो ऑब्वियसली डीएनएज क्या है, एंजाइम है जो डीएनए को ब्रेक डाउन कर देगा, तो भी आर स्ट्रेन क्या करेगा, ये भी ट्रांसफर नहीं होगा। और लास्ट में क्या किया जाता है, वो डीएनए डालते हैं, और जब ये डीएनए डालते हैं तो ऑब्वियसली आर स्ट्रेन जो होता है वो चेंज हो जाता है आपके स्मूथ फेज में, स्मूथ स्ट्रेन में। तो बाद में ये पता चलता है कि आपका डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो वही चीज़ है, वो डिफरेंट बायोकेमिकल को प्रोटीन, आरएनए, डीएनए से क्या करते हैं, यानी कि स्ट्रेन से क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं, और वो उसमें देखना चाहते हैं कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को कौन सा कंपोनेंट जो है ट्रांसफर करता है। तो वो क्या करते हैं, वो डिस्कवर करते हैं कि डीएनए जो है स्ट्रेन का, वही आर स्ट्रेन को क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। दे आल्सो डिस्कवर दैट कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोटीएजेस होते हैं, ऐसे एंजाइम जो कि प्रोटीएजेस हैं, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम आरएनएजेस होते हैं, ये जो मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन को अफेक्ट नहीं करते हैं। सो द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस जो होता है वो प्रोटीन नहीं है, ना ही आरएनए है। डाइजेशन अगर हम डीएनए के साथ करते हैं तो वो ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करता है, इनहिबिट जो है मतलब कर देता है। इसी क्या सजेस्ट होता है कि आरएनए जो होता है वो डीएनए क्या करता है, वही ट्रांसफॉर्मेशन कॉज करता है। तो वो क्या करते हैं कि वो कंक्लूड करते हैं कि डीएनए ही आपका जो मतलब हेरिडिटरी मटेरियल है, ठीक है। डीएनए ही आपका जो मतलब हेरिडिटरी मटेरियल है, लेकिन सारे के सारे बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कन्विंस नहीं हो पाते हैं। ये भी आपने याद रखना है, यही आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है हार्से एंड चेज का एक्सपेरिमेंट आता है। हार्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है, वो बैक्टीरियोफाज के ऊपर काम करते हैं। देखो बैक्टीरियोफाज क्या होता है, ऐसा वायरसेस होता है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब वो इन्फेक्ट करता है ना बेटा, तो अपने केवल और केवल अपने डीएनए, क्योंकि इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए, उसको ही वो बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट करता है। तो अब साइंटिस्ट ने क्या किया कि उसने बहुत सारे बैक्टीरियोफेज को जो है ग्रो करवाया, ठीक है। कुछ बैक्टीरियोफेज को उन्होंने क्या किया, प्रोटीन के रेडियोएक्टिव आइसोटोप सल्फर 35 के ऊपर ग्रो करवाया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बैक्टीरियोफेज के जो है मतलब उसके प्रोटीन कंपोनेंट में क्या गया, रेडियोएक्टिविटी आ गई। उसके बाद कुछ वायरसेस को उन्होंने क्या किया, मतलब आपके रेडियो लेवल्ड फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट की प्रेजेंस में ग्रो करवाया, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनके डीएनए में क्या हो गया, मतलब आपके जो मतलब रेडियो एक्टिविटी आ गई। अब क्या हुआ, उन्होंने अलग अलग बैक्टीरिया को अलग अलग रेडियो एक्टिविटी से क्या किया, मतलब इन्फेक्ट करवाया। उसने क्या किया, सबसे पहले जो आपके जहाँ पे वो फाज बैक्टीरिया जिनका जो है मतलब डीएनए जो है मतलब रेडियो एक्टिव था, उनको जो है बैक्टीरिया को अलग से जो है मतलब आपका इन्फेक्ट करवाया, ठीक है। और अलग कल्चर में क्या किया, उसने मतलब सल्फर कंटेनिंग करने वाले जो है मतलब आपके रेडियो एक्टिव जो वायरसेस थे, उनको अलग बैक्टीरिया में क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, इन्फेक्ट किया। जब वो देखा उन्होंने कि मतलब जहाँ पे सल्फर के द्वारा जो फाज मटेरियल जो इन्फेक्टेड थे, उसमें जो है मतलब आपके मतलब बैक्टीरिया में कहीं पे भी रेडियो एक्टिविटी देखी नहीं गई, तो ऑब्वियसली जो होता है मतलब प्रोटीन जो होता है दैट इज नॉट ए जेनेटिक मटेरियल। लेकिन जहाँ पे उसने डीएनए ऐसे वायरसेस का, ऐसे बैक्टीरियोफाज का जो इन्फेक्शन करवाया था, जहाँ पे केवल उनका डीएनए जो मतलब क्या था, मतलब
रेडियो एक्टिव था, तो वहाँ पे बैक्टीरिया के डीएनए में भी रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलती है। इसका मतलब क्या है कि डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। और ये जो मतलब अनइक्विवोकल यानी कि विदाउट एनी एक्सेप्शन, सबसे ज़्यादा जो अनइक्विवोकल जो प्रूफ देते हैं डीएनए जेनेटिक मटेरियल कौन देता है, वो आपका एल्फ्रेड हार्शर देते हैं, मार्था चेज देते हैं 1952 में। उन्हें क्या किया, उन्हें उन वायरसेस के ऊपर काम किया, हम एनसीईआरटी से स्टडी करेंगे इसको, जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उनको हम बैक्टीरियोफाज बोलते हैं। और बैक्टीरियोफाज क्या करेंगे, ये जैसे बैक्टीरिया के साथ अटैच करते हैं अपने जेनेटिक मटेरियल को, क्या करते हैं, बैक्टीरियल सेल में इंजेक्ट कर लेते हैं। और बैक्टीरियल सेल क्या करेगी, ट्रीट द वायरल जेनेटिक मटेरियल एज इफ इट वाज इट्स ओन एंड सब्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चर मोर वायरस पार्टिकल्स, ठीक है, ऑब्वियसली। और हार्श एंड चेज क्या करेंगे, मतलब जैसे डीएनए इंजेक्ट करेगा उसकी बॉडी में जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा उसके डीएनए में, और बहुत सारे वायरस पार्टिकल जो है बनाएगा। तो हार्श एंड चेज वर्क टू डिस्कवर वेदर इट वाज प्रोटीन और डीएनए और फ्रॉम द वायरसेस दैट एंटर द बैक्टीरिया। तो वो उस टाइम नहीं पता था कि प्रोटीन था कि डीएनए जा रहा है, ठीक है। तो दे ग्रो सम वायरसेस, उन्होंने क्या किया, कुछ वायरसेस को क्या किया, मतलब ऐसे मीडियम में ग्रो करवाया जहाँ पे रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस प्रेजेंट था, ठीक है। और कुछ ऐसे वायरस को वहाँ पे ग्रो करवाया जहाँ पे रेडियो एक्टिव सल्फर प्रेजेंट था। जहाँ पे वायरसेस जो होते हैं वहाँ पे जो ग्रो करवाए गए जहाँ पे रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस प्रेजेंट था, उनमें रेडियो एक्टिव डीएनए हो जाएगा, बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन, बिकॉज डीएनए कंटेन फॉस्फोरस बट डज नॉट, ठीक है। बट प्रोटीन जो होता है उसमें फॉस्फोरस नहीं होता है। सिमिलरली जहाँ पे वायरसेस जो होते हैं हमने रेडियो एक्टिव सल्फर के ऊपर ग्रोन करवाए, तो उनमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन हो जाएगी, लेकिन रेडियो एक्टिव डीएनए नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डीएनए में कोई सल्फर नहीं होता है, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव फेज होंगे, उसको क्या किया जाएगा, फिर ईस्टरोकोलाई के ऊपर अटैक करवाएगा अलग अलग से, और देन इन्फेक्शन जैसे जैसे बढ़ेगा वायरस कोड्स होते हैं वो रिमूव हो जाएगी फ्रॉम द बैक्टीरिया बाई एजिटेटिंग देम, ठीक है। और वायरस जो होते हैं पार्टिकल को सेपरेट किया जाएगा फ्रॉम बैक्टीरिया बाई सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू हम करते हैं। तो बैक्टीरिया जिनको इन्फेक्ट किया गया था वायरस, जिनका डीएनए जो रेडियो एक्टिव था, इंडिकेटेड दैट कि डीएनए वाज द मटेरियल दैट पास फ्रॉम द वायरस टू बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया दैट वाज इन्फेक्टेड विद द वायरसेस दैट हैड रेडियोएक्टिव प्रोटीन वाज नॉट रेडियोएक्टिव, जिनमें डीएनए ऐसे वायरसेस का जो इन्फेक्शन किया गया था जिनका डीएनए रेडियोएक्टिव था, तो उनके बैक्टीरिया के डीएनए में भी रेडियोएक्टिविटी देखी गई। लेकिन जहाँ पे प्रोटीन था तो ऑब्वियसली वहाँ पे बैक्टीरिया के डीएनए में जो मतलब बैक्टीरिया में जो मतलब नहीं देखने को मिलेगी। तो इसलिए डीएनए क्या है कि जेनेटिक मटेरियल है जो कि बैक्टीरिया से वायरस में क्या करता है, मतलब ट्रांसफर होता है। ये आपने तीनों स्टेप जो मतलब देख लेने हैं, ठीक है। दैट इज इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड आपके जो मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन जब हम करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपकी जो जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। नंबर 1, जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी ये होती है कि जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, आपका रेप्लिकेशन शो करता है, यानी कि अपनी कॉपी बना सकता है। नंबर 1 वो रेप्लिकेशन शो करता है। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी होती है वो केमिकली और स्ट्रक्चरली क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल के अंदर क्या होती है, म्यूटेशन के चांसेस होते हैं, ठीक है। और म्यूटेशन जो होती है आपकी जो मतलब एवोल्यूशन का सपोर्ट करती है, साथ में रिकम्बिनेशन के साथ मिलकर, ये भी आपने याद रखना है। और आपके जो मतलब जेनेटिक मटेरियल्स होता है अपना आपको जो एक्सप्रेस कर सकता है इन फॉर्म ऑफ करेक्टर, ठीक है। तो वही चीज है कि एक जेनेटिक मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो फ्रॉम द फोरगोइंग डिस्कशन ये तो क्लियर हो गया कि प्रोटीन तो अब जेनेटिक मटेरियल नहीं है, अब डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, जो कि मतलब हार्श एंड चेज एक्सपेरिमेंट ने क्या किया, उसको प्रूव कर दिया, अनइक्विवोकली जो है रिजॉल्व कर दिया गया, और इट बिकम एंड एस्टेब्लिश फैक्ट दैट कि डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। हाउएवर इट सब्सिक्वेंटली बिकम क्लियर दैट कि इन सम वायरसेस होते हैं आरएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है, कुछ वायरसेस में क्या होता है जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है, जैसे टोबैको मोजैक वायरस है, क्यूबी बैक्टीरियोफेज है। और कुछ में क्या होता है आपका जो मतलब डीएनए ही क्या होता है, प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, जैसे आपका बैक्टीरियोफेज होते हैं। लेकिन वेयर द आरएनए जो होता है वो डायनेमिक फंक्शंस जो है परफॉर्म कर सकता है, मैसेंजर का काम भी करता है, आपका अडेप्टर टीआरएनए का काम भी करता है, ठीक है। हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंस हमने पढ़ लिया है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल जो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है उसके पास कौन कौन सी क्राइटेरिया होनी चाहिए, वो क्या करेगा, अपनी रेप्लिकेशन कर सकता हो, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, इट शुड बी स्ट्रक्चरली एंड केमिकली क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, और इट शुड बी प्रोवाइड द स्कोप ऑफ स्लो म्यूटेशन, इसमें वो म्यूटेशन शो करता हो जो कि एवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है, और ये खुद को जो मतलब मेंडेलियन करेक्टर की फॉर्म में क्या करेगा, मतलब जो मतलब एक्सप्रेस कर पाए। ये 4 करेक्टर आपको याद रखने हैं, रेप्लिकेशन, स्टेबिलिटी, म्यूटेशंस एंड एक्सप्रेशन इन फॉर्म ऑफ मेंडेलियन करेक्टर, ये आपने याद रखने हैं। इफ वन एग्जामिन, अगर हम डीएनए और आरएनए को 1 बाय 1 क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं, तो ऑब्वियसली कि जो मतलब बिकॉज ऑफ रूल ऑफ बेस पेयरिंग एंड कॉम्प्लीमेंटरिटी बोथ न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए जो होते हैं वो जो अपने डुप्लीकेशन कर सकते हैं, आरएनए भी अपनी डुप्लीकेट कॉपी बना लेता है, आपका डीएनए भी अपनी
डुप्लीकेट कॉपी बना लेता है, ठीक है। तो इसका मतलब, और जो प्रोटीन है वो नहीं कर सकता, ऑब्वियसली प्रोटीन नहीं बनेगी तो ऑब्वियसली वो क्या करेगी, वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। उसके बाद जेनेटिक मटेरियल क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। देखो डीएनए जो होता है ना बेटा, वो आपका जो मतलब आरएनए से ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि आरएनए के ऊपर जो होता है मतलब, एक तो उसके पास 2 कार्बन के ऊपर एक्स्ट्रा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, नंबर 1। और आपके आरएनए जो होते हैं वो क्या होते हैं, लेवाइल होते हैं, ठीक है, रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि बहुत सारे आरएनए जो होते हैं आपके एंजाइम बनाते हैं, बहुत सारे एंजाइम जो होते हैं आरएनए के बने होते हैं, और वो इजीली डिग्रेडेबल हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा डीएनए क्या होता है, उसमें थायमिन की प्रेजेंस होने की वजह से क्या होता है, मतलब उसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी उसको मिलती है। और डीएनए जो होता है केमिकली लेस रिएक्टिव होता है लेकिन ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए डीएनए जो होता है बेटर जेनेटिक मटेरियल, देखेंगे हम इसमें। तो जेनेटिक मटेरियल होगा वो स्टेबल होना चाहिए, शुड नॉट चेंज विद द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, ठीक है। आपने देखा होगा ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट में, उसको हमने एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को हीट भी किल कर दिया लेकिन उसका डीएनए में कोई चेंज नहीं आया। उसने क्या किया, मतलब हीट किल के बाद भी तब उसने आर स्ट्रेन को क्या कर दिया, स्ट्रेन में चेंज कर दिया। तो ये हमने देखा हुआ कितना स्टेबल होता है हमारा डीएनए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो मतलब ये सारा हमने पढ़ लिया, दिस नाउ कैन बी इजिली एक्सप्लेन इन द लाइट ऑफ डीएनए दैट, कि 2 स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अगर दोनों को हीट करके हम सेपरेट करेंगे, जैसे एप्रोप्रिएट कंडीशन दोबारा आएंगे तो दोबारा ज्वाइन कर जाते हैं, ठीक है। फर्दर 2 कार्बन के ऊपर सेकंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है आपके राइबोज में प्रेजेंट होता है, आरएनए में प्रेजेंट होता है, जो कि रिएक्टिव ग्रुप होता है, जो कि आरएनए को लेवाइल बनाता है, इजिली डिग्रेडेबल बनाता है। और आरएनए जो होता है वो उसके पास कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी होती है, रिएक्टिव होता है। देयरफॉर डीएनए जो है केमिकली जो है, डीएनए क्या है बेटा, वो लेस रिएक्टिव है, और स्ट्रक्चरली क्या है, वो मोर स्टेबल है व्हेन कंपेयर टू आरएनए। तो डीएनए जो है लेस रिएक्टिव है, मोर स्टेबल है, देयरफॉर अमंग 2 न्यूक्लिक एसिड जो होता है डीएनए क्या है, बेटर जेनेटिक मटेरियल है। उसके बाद यहाँ पे डीएनए में थाइमिन भी प्रेजेंट होता है एट द प्लेस ऑफ यूरिसिल, ये भी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है डीएनए को, ठीक है। ठीक है, वहां पे जो डीएनए रिपेयर में हम पढ़ते हैं, ठीक है। एंड यू विल स्टडी दिस प्रोसेसेस इन हायर क्लासेस में हम पढ़ते हैं डीएनए रिपेयर वाला मैकेनिज्म। बोथ डीएनए और आरएनए जो होता है ये म्यूटेट कर सकते हैं, लेकिन आरएनए क्या होता है बेटा, अनस्टेबल होता है, ये ज़्यादा रेट से क्या करता है, म्यूटेट करता है। इसलिए आपने देखा होगा जी कोरोना टाइम में जो होता है वायरस जल्दी से जल्दी क्या करते हैं, म्यूटेट करते हैं, डिफरेंट स्ट्रेन बनाते हैं, ठीक है। और वायरस जो होते हैं हैविंग आरएनए जीनोम एंड हैविंग शॉर्टर लाइफ स्पैन, म्यूटेट इवॉल्व फास्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर, आरएनए क्या करेगा, डायरेक्टली प्रोटीन बना सकता है, हैंस कैन इजीली जो होता है अपने करेक्टर को एक्सप्रेस कर सकता है। लेकिन डीएनए जो होता है डिपेंड करता है आरएनए के ऊपर अपने प्रोटीन को बनाने के लिए, इसलिए प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी जो होती है वो आरएनए के चारों ओर ही क्या हुई है, इवॉल्व हुई है, क्योंकि एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए जो होते हैं सारे प्रोटीन ट्रांसलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अब डिस्कशन ये इंडिकेट करते हैं कि चाहे आरएनए हो चाहे डीएनए हो, दोनों जेनेटिक मटेरियल का काम कर जाते हैं, लेकिन डीएनए ज़्यादा स्टेबल है। ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए डीएनए जो मतलब सबसे ज्यादा बेटर है फॉर जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। याद रखना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन अगर आपने स्टोर करनी है तो आप डीएनए आपके पास जेनेटिक बेटर जेनेटिक मटेरियल है, और अगर ट्रांसमिशन करनी है तो आरएनए जो है वो बेटर है। अगर ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर करना है तो आपका जो मतलब आरएनए जो मतलब बेटर जेनेटिक मटेरियल है। तो ये आपका जो मतलब इसमें ये टॉपिक जो मतलब खत्म होता है, ठीक है। उसके बाद आपके आता है आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, दैट इज आरएनए वर्ल्ड। आरएनए क्या होता है, देखो हमें पता है कि आरएनए जो होता है वो डीएनए से पहले आया हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसे एवोल्यूशन, कोर्स ऑफ एवोल्यूशन हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि आरएनए की ओरिजिन जो हुई है डीएनए से पहले हुई है, ठीक है। और आरएनए जो हमारा फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। और आपके प्रोटीन की ट्रांसलेशन, मेटाबॉलिज्म और स्प्लाइसिंग की एक्टिविटी जो है आरएनए के चारों ओर क्या हुई है, मतलब डेवलप हुई है। आरएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल होता है, कैटलिस्ट का भी काम करता है, और डीएनए जो होता है वो आरएनए से ही इवॉल्व हुआ है बाई मॉडिफिकेशन। आपके आरएनए जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, ठीक है। आपके आरएनए जो होते हैं वो जो है मतलब 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 mRNA, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका tRNA, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपका rRNA। ये 3 टाइप के क्या होते हैं आपके आरएनए प्रेजेंट होते हैं। तो आरएनए, mRNA कितना होगा आपका 3.5% जो होता है mRNA प्रेजेंट होता है।
टीआरएनए जो होता है 15% होता है, इसको हम सॉल्युबल आरएनए भी बोलते हैं, एक्सेप्टर आरएनए बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये अमाइनो एसिड को ट्रांसलेशन के टाइम एक्सेप्ट करता है। एडेप्टर आरएनए बोलते हैं, आपने अपने चार्जर का एडेप्टर देखा होगा, ठीक है। और अमाइनो एसिड बाइंडिंग आरएनए भी बोलते हैं। और आरएनए जो होता है ये सबसे ज्यादा होता है, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आया है। 80% क्या होता है आपका आरएनए प्रेजेंट होता है, जो कि राइबोसोम क्या की फॉर्मेशन करता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो एक एंजाइम की भांति भी काम करता है। आपके डिफरेंट एंजाइम जो होते हैं वो आरएनए के बने होते हैं, जैसे राइबोजाइम, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज और राइबोन्यूक्लियस फॉस्फेटेज होते हैं, ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि राइबोजाइम के बने आपके आरएनए के बने होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का फर्स्ट पार्ट हमने स्टडी कर लिया है, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और जीन रेगुलेशन, ठीक है। तो इसको हम 3 पार्ट में जो है कंप्लीट करेंगे। ओके।